ऋचा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का खास प्रोग्राम बिहार की बात। बिहार की बात में मैं और केशव जी आज फिर आपके सामने आए हैं। केशव जी, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। और बिहार की बात में हम बिहार चुनाव की बात करते हैं, ये सबको पता है, लेकिन बिहार चुनाव में जो हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है वो चुनाव का इंटरेस्ट और बढ़ाता जा रहा है। इसी क्रम में आज फिर से अपडेट आई है कि बिहार में चुनाव का प्रभारी जो है शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। उनके साथ दो और लोगों को खास जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी मौजूद है केशव प्रसाद मौर्य जी, और सीआर पाटिल मौजूद है, जल शक्ति मंत्री हैं केंद्रीय। तो इसी पर बात करने के लिए आज हम दोनों आपके सामने आए हैं। तो केशव सर, सबसे पहले तो यही सवाल है आपसे कि धर्मेंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुनाव प्रभारी बनाया, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? बस एक हफ्ते और पीछे चल पड़ते हैं, आपको इसका मकसद भी मिल जाएगा। देखिए, बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और समझ लीजिए कि एनडीए की तरफ से जो व्यक्ति कमान संभाल रहे हैं उनका नाम है अमित शाह। बीजेपी का चाणक्य जिन्हें कहा जाता है। बिल्कुल, तो मोदी का भी चाणक्य कहा जाता है। मोदी का चाणक्य, बीजेपी का चाणक्य, और इस चाणक्य का भी एक चाणक्य है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, आई थिंक ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस नजर से किसी ने कभी नहीं देखा होगा। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि अमित शाह जहां पर प्रभारी रहे हैं वहां पर ज्यादातर मौकों पर सह प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के बहुत ही खास सिपह सालार समझे जाते हैं, और उनकी जो चुनावी रणनीति है उसको कई बार अमित शाह अप्रिशिएट कर चुके हैं, और अच्छे रणनीतिकार हैं। धर्मेंद्र प्रधान अच्छे रणनीतिकार हैं, और कई राज्यों में इन्होंने जीत दिलाई है। जैसे इससे पहले भी बिहार के वो चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। अच्छा, बिहार राज्य के प्रभारी वो रह चुके हैं इससे पहले भी। उनको फिर से लाया गया है, और उनके साथ देखिए दो महत्वपूर्ण लोगों को लगाया गया है। किन लोगों को लगाया गया है? यूपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, कोट अनकोट मौर्य, और सीआर पाटिल। तो एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये तीनों बड़े नेता भेजे गए हैं बिहार में, इन तीनों का ओबीसी बैकग्राउंड से संबंध है। अच्छा, तो इस बार निर्णायक होने वाला है। ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू यादव जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी को वोट करता आ रहा है। बीजेपी भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ना चाहती है, खास करके तब जब राहुल गांधी दलितों तो नहीं लेकिन अति पिछड़ों को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे थे। वो कह रहे थे कि इन्हें रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक तरह से ये जो चुनावी वायदे होते हैं, ये चुनावी वायदे वोट को अपनी तरफ खींचने का एक प्रयास भी होता है। वैसे अगर समझे तो राहुल गांधी के उस चुनावी दांव की काट भी बीजेपी यहाँ पर खोजने का प्रयास कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से। तो एक बात यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि प्रधान को बनाया गया है, आपने एक बात बताया कि ओबीसी साधना चाह रहे हैं सब। तो हम अगर बीजेपी का इतिहास देखें, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, ओबीसी पे सभी फोकस करते हैं। लेकिन बीजेपी को क्यों कहा जाता है कि वो फॉरवर्ड की पार्टी है, मतलब ऐसा चुनाव के मद्देनजर? नहीं, बीजेपी को तो सबसे पहले ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहा जाता था। तो ब्राह्मण सवर्णों की पार्टी तो कांग्रेस को कहा जाता था। बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहा जाता था। जितने ज्यादा उसके बनिया समुदाय से आने वाले लोग वोटर्स थे, ब्राह्मण उसके वोटर्स नहीं थे उस तादाद में। लेकिन बीजेपी ने जो पिछले 20-25 सालों में काम किया है, मतलब वो ग्राउंड पे काम करने वाला हो या फिर जो भी आप इसको जैसे समझे, बीजेपी ने सबसे बड़ा राजनीतिक कार्य यह किया है कि उन्होंने समाज के हर सेक्शन में अपना एक नियो सेक्शन क्रिएट कर लिया है। जो भी बड़ा मतदाता वर्ग है उसमें एक छोटा सा समूह बीजेपी ने हथिया रखी है। अच्छा, अब ये ब्राह्मण और बनिया की ही पार्टी नहीं रह गई है। और अगर ब्राह्मण बनिया हम कह रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये समझिए कि बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यदि कहेंगे तो बिहार में बनिया समुदाय ओबीसी में आता है। तो इस तरह से बीजेपी की शुरुआत ही ओबीसी के साथ हुई थी। इनफैक्ट प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि वो किस समुदाय से आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बिहार में जो वोटों का बंटवारा है, वहां पर ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी थोड़ी पिछड़ती जरूर है।
आपने कहा कि सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, कांग्रेस का अवसान हुआ, कांग्रेस का वोट बैंक धीरे धीरे खिसक कर बीजेपी के पास चला गया, तो इस तरह से सवर्ण मतों पर भी उनका अधिकार हो गया। लेकिन पिछले चुनाव में देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहारों की उनसे नाराजगी थी बीजेपी से, और कई सारे सीटों पर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। यहाँ तक कि मीनापुर में जो उपचुनाव हुए थे, मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव हुए थे, वहां पर भूमिहारों की नाराजगी की वजह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, जबकि उनकी वो सधी हुई सीट थी। इस बार भी कहा जा रहा है ठाकुर मतदाताओं की नाराजगी है बिहार में बीजेपी के प्रति। तो चुनाव के समय ऐसी नाराजगी, ऐसी खुशी चलती रहती है, और पार्टियां भी संयोजन बना के चलती है। एक वर्ग नाराज है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो दूसरे वर्ग को तैयार कर लेती है। तो बीजेपी को यदि कहीं आशंका होगी कि सवर्णों के मतों में कुछ बिखराव हो सकता है, यदि 4% ठाकुर वोट नाराज हैं इनसे, तो उसकी भरपाई करने की कोशिश जरूर मैं करेगी। यही समझना चाह रही थी। हाँ, और एक बात और जान लीजिए, ये हम लोग इस कास्ट इक्वेशन पर बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर के नेता जो आते हैं प्रभारी सह प्रभारी बन के, कास्ट इक्वेशन पे उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कास्ट इक्वेशन पहले से यहाँ पर सधा हुआ है। जो जिसके खेमे में है वहीं पर रहेगा, उसमें कोई बहुत ड्रामेटिक चेंज नहीं होगा। तो थोड़ा इधर से उधर हो सकता है। अगर कास्ट इक्वेशन इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहने वाले बाहर वाले लोगों के लिए, अंदर तो बिहार के चुनाव और बिहार का इतिहास तो आप सबको पता है कि कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। लेकिन अगर बीजेपी, जैसा कि आपने बताया कि ओबीसी साध रही है हमेशा से, उसका जो बैकग्राउंड रहा है वैसा, तो अगर अभी एक साथ 3 ओबीसी नेता, जैसा कि आपने बताया कि 3 ओबीसी समुदाय से हैं, तो एक साथ 3 ओबीसी नेता प्रभारी भेजने से क्या जो सवर्ण है, क्या उनमें कुछ रोष नहीं बढ़ेगा? नहीं, सवर्णों में रोष अगर बढ़ भी जाता है तो एक और कहावतों के सेंस में अगर कहें तो कहावत है कि बन के गिद्दर जई है किधर, तो उनको तो वहीं पर रहना है। वो सवर्णों में अगर बीजेपी को लेकर नाराजगी भी रहेगी तब भी वो आरजेडी को वोट नहीं देंगे। हाँ, अगर कांग्रेस इस प्रभाव में आ जाती है, अगर अपना कद वहां पर बढ़ाती है, कांग्रेस अपनी मजबूती बढ़ाती है, तब सवर्णों का रुझान कांग्रेस की तरफ हो सकता है। लेकिन जो आरजेडी के तरफ से बातें आती रही है और जिस तरह से सामाजिक न्याय की सरकार में जो घटनाएं घटी, तो सवर्णों को तो समझ में आ गया कि कम से कम राष्ट्रीय जनता दल तो हमारी हित ऐसी नहीं हो सकती है, या राष्ट्रीय जनता दल में उनकी उतनी पूछ नहीं है, इस वजह से वहां पर तो जाएंगे नहीं। कांग्रेस नहीं तो बीजेपी भी, बिहार जैसे राज्य में कांग्रेस का कोई वजूद बाकी नहीं रह गया, तो बीजेपी के साथ ही रहना सवर्णों की मजबूरी है, और उसमें थोड़ी सी नाराजगी ऊपर नीचे चलती रहती है। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान के नीतीश कुमार से बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा। और प्रभारी की भूमिका यही होती है, वहां पर जाके प्रभारी भाषण देते हैं ऐसा नहीं है, वो वहां पर चुनावी रणनीति होती है, उसका वो संयोजन करते हैं, वो राज्य की परिस्थितियों का मुआयना करते हैं और उसके आलोक में अपनी नीतियों को फाइन ट्यून करते हैं। वहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व होता है, पार्टी का भी और गठबंधन का भी, उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जो कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी रही है वो बहुत एडमिरेबल रही है, काफी सराहना हुई है उसकी। और देखें, धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के कुछ उन गिने चुने नेताओं में हैं जिनके प्रशंसक आपको सभी दलों में मिल जाएंगे। अच्छा। तो ये उनके कोऑर्डिनेशन का कमाल रहा है, और आज से नहीं, पिछले 30 सालों से नीतीश कुमार के भी करीबी रहे हैं। तो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, इसको मैं थोड़ा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिहार चुनाव में खैर महागठबंधन की तरफ से तो तेजस्वी यादव की भूमिका कही जा रही है कि सीएम के तौर पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो जदयू है यानी एनडीए गठबंधन, इसमें से अभी भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि सीएम फेस कौन बनने वाला है। तो क्या इस बार भी नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाया जाएगा? देखिए, ये बात जो है बहुत ही करिश्माई तरीके से कही जा रही है। अब करिश्मा इसमें क्या है, न बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और न ये कह रही है कि नहीं बनेंगे, लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब मुख्यमंत्री का फैसला तो चुनाव के बाद ही होगा। अपनी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें ऐसा जरूरी तो है नहीं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पहले घोषित कर दिए जाए। लेकिन जैसे मोदी जी के नाम पे लोकसभा चुनाव होता है कि अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो वो उनका नेतृत्व सीधे तौर पर लाया जाता है। हाँ,
तो चुनावी राजनीति यही तो है, जहां पर जो लगे वो दाव चलना पड़ता है। यहाँ पर कोई प्री सेट रूल नहीं होता है, जैसे राजस्थान छत्तीसगढ़ में किया गया। कोई प्री सेट रूल नहीं होता है। जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में किया गया, वहां पर बीजेपी की अकेली मेजोरिटी थी। यहाँ पर बीजेपी अगर अपने दम पर सब कुछ करना चाहे तो वो बैकफायर कर सकती है। और समझिए इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे काबिल नेता को वहां पर लगाया गया है, जो कि चुनावी बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, चुनावी रणनीतियों की महीन बुनावट करते हैं और सहयोगी पार्टियों के साथ उनको कोऑर्डिनेट करने का अच्छा खासा तजर्बा हासिल है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को वहां भेजा गया है। आपके जो थर्ड सेंस है, सॉरी सेवेंथ सेंस और थर्ड आई है चुनाव वाली, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है एनडीए किसको अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? कुछ तो आपको आइडिया आ ही रहा होगा। नहीं, एनडीए को पहले बहुमत तो आ जाने दीजिए, फिर उसका फैसला होगा किसको बनाएगी। ये मैं ऐसा कोई आकलन करके हास्य का पात्र नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। बीजेपी क्यों नहीं कह रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा कुछ कह नहीं रही है, लेकिन ये कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर सांकेतिक भाषा में समझें तो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है वो मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। यही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है। 2013 में दरअसल मोदी जी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और लालकृष्ण आडवाणी नाराज हो जाते हैं। इनफैक्ट नीतीश कुमार भी नाराज होकर गठबंधन तोड़ लेते हैं। लेकिन उस समय में ये कहा जाता है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया गया है या उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, उनको चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन प्रथा यही है, जो चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष रहता है वही प्रधानमंत्री बनता है। चुनाव उसी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो अगर संकेतों की भाषा समझे तो मुझे लगता है कि यदि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक रहता है, नीतीश कुमार तैयार होते हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जा सकता है। ये आपने एक बहुत बड़ी क्लैरिटी दी, अपने एक समीकरण के माध्यम से आपने बताया। लेकिन इनके साथ जो दो लोग हैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ, तो इनका क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है? इनका मेरे ख्याल से जो सह प्रभारी होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। इनका रोल कागजी होता है। अच्छा। हाँ, ये डॉक्यूमेंटेशन ये सब संभालने वाले होते हैं और जो रणनीति बनाई जाती है उसको ये ट्रैक करते हैं कि जो बातें की गई थी पन्ना प्रमुख बनाने की, बूथ प्रमुख बनाने की, वो कहाँ तक पहुँच रही है बात, लोगों तक हमारी योजनाओं की चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है। तो जो डायग्राम तैयार किया जाता है उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम ये लोग देखते हैं मूल तौर पे। ठीक है, तो हमारे कॉन्वर्सेशन से मैं एक निष्कर्ष बता दूं ऑडियंस को कि बीजेपी ने अपना रणनीतिकार बिहार में उतार दिया है। अपने सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक, सबसे और बड़े एक नहीं दो। अमित शाह ने खुद ही मोर्चा संभाला हुआ है और अपने चाणक्य को भेज दिया। अमित शाह के खासम खास। हाँ, खासम खास। तो अब बिहार की चुनाव और बिहार की राजनीति में इससे क्या बदलाव होने वाला है? इधर कांग्रेस अपनी मीटिंग्स कर रही है, तेजस्वी यात्राएं कर रहे हैं, इससे पहले महागठबंधन की यात्रा हुई। नहीं, अब सवाल वही है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ये बात करते हैं वोट चोरी हो जाती है, वोट चोरी हो जाती है। वोट चोरी ऐसे हो रहा है, महागठबंधन का कुनबा बिखरा हुआ है। तेजस्वी यादव अलग से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उधर मुकेश सहनी के अपने दाव हैं, उनको ज्यादा सीटें चाहिए, वामपंथी पार्टियों का दबाव अलग से चल रहा है। और दूसरी तरफ एनडीए अमित शाह के नेतृत्व में अपने आप को संगठित करने में जुटा हुआ है। अमित शाह पिछले दिनों में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और उनका एक और दौरा होने वाला है अगले हफ्ते। इस बीच में धर्मेंद्र प्रधान जैसे विश्वस्त और टेस्टेड ट्राइड एंड टेस्टेड रणनीतिकार को वहां पर उतारी है भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रभारी के तौर पे। 2 और बड़े नेताओं को लगाती है। केशव प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति हैं, आप याद रखिए 2017 में यूपी विधानसभा का चुनाव होता है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के भाजपा अध्यक्ष होते हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दशकों बाद सत्ता में वापसी करती है। और वापसी नहीं करती है, एकदम उनका क्या बोलते हैं, तूफान आंधी सब प्रचंड जीत हासिल करती है। तो वो है जिनको ग्राउंड की पड़क है
और ओबीसी के बड़े चेहरे हैं यूपी में, बिल्कुल। उनको उतारा जाता है वहाँ। तो उसी तरह से सीआर पाटिल भी इसी तरह से महीन रणनीतिकार हैं। इन लोगों को लगाया गया है। दरअसल मसला ये भी है कि नीतीश के सबसे करीबी जो बीजेपी में लोग हैं उनमें से एक को क्यों बिहार में भेजा गया है। 2020 के चुनाव में जिस तरह की स्थिति हुई, चिराग पासवान की पार्टी अपनी अलग लड़ रहे थे, जेडीयू बीजेपी में भी रस्साकसी हो रही थी, कौन किसके साथ है कौन किसके खिलाफ पता नहीं चल रहा था। तो जो उहापोह की स्थिति होती है वो फ्लोटिंग वोट को प्रभावित करती है। बीजेपी नहीं चाहती है कि इस बार कुछ ऐसा हो बिहार में, और नहीं चाहती है उसके बहुत सारे अर्थ हैं। बिहार से बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए का जो संगठन है, जो मजबूत जोड़ है और देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी हमें केशव सर ने बताया कि एनडीए अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पे चल रही है और अपना संगठन और मजबूत बना के चल रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में उथल पुथल मची हुई है। कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी यात्राएं कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने अपना एजेंडा से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बीच, मतलब महागठबंधन के उथल पुथल के बीच, क्या एनडीए इस बार बाजी मारने वाली है? आपको क्या लगता है? हमारे कॉन्वर्सेशन से आप क्या समझे हैं और आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन की जो दूरियां हैं इस बीच एनडीए फिर से अपनी पार्टी को खिलाने वाली है? कमल तो नहीं खिलेगा, मिली जुली सरकार है, तो क्या खिलने वाला है? नहीं, हो तो कुछ भी सकता है। हम ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कमल नहीं खिलेगा। ठीक है, तो बहरहाल आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके बताइए, और तब तक हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app